कहानी की स्टार्टिंग एक चर्च को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम वेडिंग ड्रेस पहनी हुई एक लड़की को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया होता है। और तभी चर्च का दरवाजा ओपन होता है और सामने से एक पर्सन आता है, जिसे देखकर वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए कहती है। लेकिन ये पर्सन एक वैम्पायर होता है जो कि उसकी गन से सीधा उसके पास आता है और उसे स्मेल करने लगता है। उसे उसकी गन पसंद आती है। फिर वो उसके ब्लड को ट्राई करने के लिए उसके पास जाता है और किस करने के बहाने उसके लिप्स पे कट करते हुए उसके खून को भी ट्राई कर लेता है। वैम्पायर को उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है, इसलिए वो उसके गर्दन पे जोर से बाइट करता है और वो लड़की जोर से चीखती है। और तभी वो लड़की अपने सपने से बाहर आ जाती है। हमें पता चलता है कि ये रुआन फैमिली की डॉटर है और इसका नाम सीसी है। जैसे वो सैन फैमिली के दरवाजे पे आती है, उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। ये देखकर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। अगर तुम यहाँ से ऐसे डरती हुई चली जाओगी तो तुम्हारे भाई का इलाज कैसे होगा, इसलिए तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें अपने भाई का इलाज कराना है या फिर नहीं। ऐसे कहते हुए माँ उसे अपने साथ सैन फैमिली की हवेली के अंदर लेकर जाती है। अंदर काफी सारी लड़कियां होती हैं जो कि घुटने के बल सैन फैमिली के हेड के सामने बैठी हुई होती हैं और वो बारी बारी से सभी के ब्लड को चेक कर रही होती हैं। असल में ये कहा जा रहा था कि सैन फैमिली के जो यंग मास्टर साव है, उससे कोई श्राप लगा है, जिस वजह से उसके पूरे बॉडी में हरा जहर फैल गया है और उसी जहर को उन्हें सही करने के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके गंध में एक अलग खास तरह की खुशबू हो। अब ये बात थोड़ी डरावनी थी, इसीलिए सैन फैमिली की हेड ने पूरे शहर में इस बात को अनाउंस कर दिया था कि उन्हें अपने यंग मास्टर के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो और उससे ही वो अपने यंग मास्टर की शादी कराएंगी। इसीलिए काफी सारी लड़कियां आई होती हैं, लेकिन ग्रैंडमा को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। और जैसे ही बारी सीसी की आती है और उसके ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसके गंध से सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रैंडमा, मास्टर, वे और थर्ड चाइल्ड सभी की आंखें लाल हो जाती हैं। सभी समझ जाते हैं कि यही वो लड़की है जिससे वो अपने यंग मास्टर साव को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए वो उस लड़की को रखने का फाइनल करते हैं। सीसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो काफी डरी हुई भी थी, क्योंकि यहाँ के लोग और ये जगह काफी डरावनी थी। लेकिन फिर भी वो अपने भाई की जान बचाने के लिए जो कुछ भी ये लोग कह रहे होते हैं वो कर रही होती है। ग्रैंडमा सीसी को यंग मास्टर के पास भेजती है। थर्ड चाइल्ड उसे यंग मास्टर के कमरे तक ले जाता है। जैसे दरवाजा ओपन होता है, अंदर काफी अंधेरा होता है। वो डरते हुए यंग मास्टर को आवाज देते हुए अंदर जाती है। अंदर बालकनी में उसे एक हैंडसम सा लड़का बैठे हुए दिखाई देता है। जैसे ही सीसी उस लड़के को देखती है, उसे याद आता है कि ये तो वही सपने वाला लड़का है, इसलिए वो उसे देखकर डर जाती है। यंग मास्टर भी उसके पास आता है और कहता है कि पैसों के लिए तुम यहाँ तक आ गई हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे डराते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन सीसी को ऐसा लगता है कि वो वहाँ से नीचे कूद गया। लेकिन जैसे वो नीचे देखती है, वो देखती है कि यंग मास्टर तो सही सलामत है। वो ये देखकर बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसने शहर में ये बात सुनी थी कि यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो वैम्पायर है। उसे भी ये बात अब कहीं ना कहीं सच लगने लगी थी, जो कुछ भी वो यहाँ पे देख रही थी। इधर यंग मास्टर उसे डराते हुए एक अजीब सी स्माइल देते हुए वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और उसे चेस्ट में बहुत ही तेज पेन होने लगता है। ये देखकर सीसी तुरंत ऊपर से नीचे आती है। नजदीक आने पे सीसी महसूस करती है कि यंग मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो उसे कैसे ठीक करे। लेकिन तभी वो देखती है कि यंग मास्टर उसके कटी हुई उंगली की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो उसे अपने ब्लड से शायद शांत कर सकती है। इसीलिए वो खून के कुछ कतरे उसके मुंह में डालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब तक यंग मास्टर जिंदा रहेगा तब तक उसका भाई भी जिंदा रहेगा। खून के कुछ कतरे यंग मास्टर की बॉडी में जाते ही वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसकी लाल खतरनाक आंखें नॉर्मल होने लगती हैं। जैसे वो होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी ब्लड लिया है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो किसी और के ब्लड को पीकर अपनी जिंदगी बचाए। इसीलिए वो सीसी पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन सीसी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और जैसे वो यंग मास्टर की चेस्ट पे हरा जहर देखती है, वो डर जाती है। यंग मास्टर साहु से कहता है कि इसे देखकर डरो मत, क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता है और अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन सीसी वहाँ से जाती नहीं है। वो अपने बालों से अपना हेयर क्लिप निकालती है और अपने हाथ पे कट लगा देती है और कहती है कि तुम्हें मेरा खून ही शांत करता है ना, तो लो तुम इसे पी लो और अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर लो। लेकिन इससे यंग मास्टर साहु से काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन एक राक्षस की तरह किसी का खून पीना नहीं। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम मर नहीं सकते हो। वो कहता है कि सिर्फ पैसों के लिए ना, तुम पैसों के लिए अपना खून बेच सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सीसी भी सोचती है कि वो भी मजबूरी में कर रही है। अगर उसे अपने भाई की जान नहीं बचानी होती तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर से वो अपने हाथ को आगे कर देती है। अब इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गले को दबाने लगता है और कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं? बताओ मेरे फैमिली वालों ने तुम्हें कितना पैसा दिया है जो तुम यहाँ भी आकर ऐसा तमाशा कर रही हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सीसी
को भी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाने लगती है क्योंकि उसे अपनी भाई की जान बचानी थी। अंदर आने पे यंग मास्टर काफी गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी जब वो उसके जख्म को देखता है तो अपने शर्ट को फाड़ते हुए उसके जख्म में बांध देता है। ये देखकर सीसी सोचती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तभी यंग मास्टर अपने हाथ पे लगी हुई कुछ खून के गंध को महसूस करता है और उससे बेचैनी होने लगती है और कहता है कि ये कैसी गंध है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तो अभी नहा कर आई थी। तभी पूरा लाल चांद हो जाता है, जिस वजह से और खून की गंध की वजह से यंग मास्टर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी आंखें वापस से लाल हो जाती हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए सीसी को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो अपने आप पे कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और उसे गले से लगा कर रखा होता है। ये देखकर सीसी उसे कहती है कि प्लीज मेरे गर्दन पे कट मत करना, हाथ पे कट लगा है, तुम वहाँ से खून पी सकते हो। ये सुनकर वो उसे शांत करता है और उसे गले से लगा कर रखा होता है। सीसी कहती है कि तुम इससे भी शांत रहते हो तो ठीक है, अगर आगे भी ऐसी चीज होती है तो मैं तुम्हें शांत रहने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे अपने आप से दूर करता है और तभी यहाँ पे ग्रैंडमा सभी लोगों के साथ आती है। मास्टर वेई आगे बढ़कर यंग मास्टर साओ का चेकअप करती है और इसे पता चलता है कि यंग मास्टर पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। ग्रैंडमा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और इसके बाद वो सीसी को बताती हैं कि जब यंग मास्टर 16 का हुआ तब अचानक से ये अजीब चीजें अचानक से स्टार्ट हो गई। हमें पहले पता ही नहीं चला था कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये भी हमारी गलती ही है, हमारे पूर्वजों का दोष है, जिस वजह से यंग मास्टर साओ हमेशा ही ऐसे हो जाता है। लेकिन तुम याद रखना, महीने में एक बार वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसे संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई हूँ। फिर वो यंग मास्टर को इसका खून पीने के लिए कहती है, लेकिन यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी का भी खून नहीं पीऊंगा। ग्रैंडमा ये सुनकर काफी गुस्सा करती है, लेकिन सीसी उन्हें समझाती है कि वो उनका ध्यान रखेगी। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर यंग मास्टर सीसी को भी अपने कमरे से भगा देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से। सीसी भी कमरे से बाहर आ जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि अब से तुम मुझे ग्रैंडमा कह के बुलाना। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या मैं अपने घर पे फोन कर सकती हूँ। वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकती हो। इसके बाद वो कॉल करने के लिए चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा मास्टर वेई से कहती है कि अब हमारे पास वो लड़की है, इसलिए उसके ब्लड का यूज करो और किसी तरीके से खाने में उसके ब्लड को मिलाकर उसे यंग मास्टर को दे दो। ये सुनकर वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर सीसी घर पे फोन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा होता है और तभी यहाँ पे थर्ड चाइल्ड आ जाता है, जो कि काफी सारे नए ब्रांडेड कपड़े लाया होता है और साथ में काफी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी होती है। ये सारी चीजें सीसी के लिए होती है, लेकिन सीसी को इतनी सारी महंगी चीजें नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे पहनना पड़ता है और वैसे ही यंग मास्टर के कमरे में भी जाना पड़ता है। यंग मास्टर जैसे ही उसकी ये अजीब सी ड्रेस देखता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे एक ग्रैंडमा ने भेजा है। वो उसे फिर से यहाँ से भगाता है, लेकिन वो तो यहाँ से जाती नहीं है। वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने का हक है। ये सुनकर वो उसके पास आता है और कहता है कि पैसों की वजह से ना। फिर वो उसके कपड़े और ज्वेलरी देखता है और सोचता है कि ये भी पैसों की वजह से बिक गई है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना शर्ट दे देता है और कहता है कि इसे पहन लो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। वो उसके शर्ट को लेकर पहन लेती है। तभी फिर से यंग मास्टर की हालत खराब होने लगती है, जहर का असर होने लगता है और ये देखकर फिजिक्स के बारे में पूछती है, लेकिन यंग मास्टर इससे काफी गुस्सा होता है। वो उसके गले को दबाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे आंखों के सामने से चली क्यों नहीं जाती हो। वो कहती है कि वो चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाने वाली है और अगर वो यहाँ से चली भी जाती है तो ग्रैंडमा किसी भी तरीके से उसे खून पिलाकर ही रहेंगी। उसकी बातें सुनकर वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया क्यों करूँ, तुम एक इंसान हो, तुम्हें खून पीना पसंद नहीं है और तुम 5वीं मंजिल से कूद गए थे, आखिर मैं तुम्हें किस बात पे दया करनी चाहिए। ये सुनकर वो उसके साथ रिलैक्स महसूस करता है, इसलिए वो उसे अपना पिलो दे देता है और कहता है कि नीचे ही सो जाना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। रात को सीसी को ठंड लग रही होती है, लेकिन वो कह नहीं रही होती है और जैसे यंग मास्टर इस चीज को देखता है उसे रहा नहीं जाता है और वो उसकी मदद करते हुए उसे ब्लैंकेट दे देता है और जब वो थैंक्स कहने वाली होती है तब वो दूसरी साइड होकर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तब यंग मास्टर कमरे में नहीं होता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते फैमिली के गोल्फ क्लब पहुंच जाती है, जहाँ पे वो एक लड़की से टकराती है। जब लड़की उसे देखती है तब वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। सीसी उस लड़की को यंग मास्टर की नौकरानी बताती है। पता चलता है कि ये सामने खड़ी लड़की यंग मास्टर साओ के फ्रेंड की बहन है और इसका नाम क्यू यू है, जो कि यंग मास्टर से शादी करना चाहती थी, लेकिन सामने किसी और लड़की को इसके घर पे आते हुए देखकर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो उसे घर से निकालने की कोशिश करती है और यंग मास्टर की उसके सामने बुराई करती है, लेकिन किसी के ऊपर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। वो तो उल्टा उसकी इंसल्ट ही कर देती है। ये देखकर क्यू यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पास से गन निकालते हुए उसे शूट कर देती है। तभी यहाँ पे सही समय पे यंग मास्टर आ जाता है, जो कि गोली के ऊपर शॉट करता है और गोली दूर जाकर गिर जाती है और सीसी को कुछ भी नहीं होता है। यंग मास्टर को देखते ही क्यू यू उसके पास आती है और इसके क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो सीसी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे एक ऊंची जगह पे लेकर जाता है ताकि वो फ्रेश महसूस कर सके, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अचानक से उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। जहर फिर से एक्टिव होने लगता है और सीसी उसे संभालने लगती है और इसी चक्कर में दोनों ऊंचाई से गिरते हैं
और गिरते गिरते वो नीचे चले जाते हैं, जहाँ तक पहुँचने में सीसी के पैर कट जाता है और यंग मास्टर साओ की भी कंडीशन खराब होने लगती है। ये देखकर सीसी उसे बचाने के लिए उसके पास आती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर बताता है कि वो उसके ब्लड से अट्रैक्ट हो रहा है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये सुनकर सीसी तुरंत अपने पैर के जख्म को कवर कर देती है ताकि उसकी स्मेल से इसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और होता भी ऐसा ही है। जख्म को कवर करने के बाद उसे थोड़ी सी आराम मिलती है और वो वहीं पे सो जाता है। फिर सीसी अपने शर्ट को निकालती है और उसे ढक देती है। बाद में वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। आधी रात होने पे सीसी की आंखें खुलती है तो वो यंग मास्टर को देखती है, जो कि पहले से काफी ज्यादा बेहतर होता है। वो जैसे जगती है वो उसके बारे में पूछती है कि क्या वो पूरी तरीके से ठीक है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने किसी को कॉल करके यहाँ पे बुलाया क्यों नहीं। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तब तुम्हें कोई देखे, इसलिए मैंने किसी को कॉल नहीं किया। कहता है कि वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे जख्म ये अभी तक खुले हुए हैं, अगर इसे इन्फेक्शन हो जाएगा तो। यंग मास्टर को अब उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा डांट लगाता है। फिर वो उसे अपने साथ घर जाने के लिए कहता है, तब वो कहती है कि वो लोग घर से काफी ज्यादा दूर है, क्या वो कार को बुलाए। कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने बाहों में उठाता है और सीधा अपने पावर का यूज करते हुए तेजी से घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम घर की नौकरानियों को देखते हैं, जो कि आपस में सीसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि सीसी इस घर में किस हैसियत से रह रही है। कुछ लड़के कहती हैं कि वो एक नौकरानी की तरह है, बस उनके लिए एक खून की थैली है। वहीं कुछ लड़के कहती हैं कि शायद उनके बीच में कुछ है। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर साहब भी आ जाता है और उसके बाहों में सीसी होती है। वो उनसे कहता है कि जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, और फिर वो इस बात पे ज्यादा जोर देता है कि डॉक्टर फीमेल होनी चाहिए। तभी यहाँ पे थर्ड चाइल्ड आता है, जो कि यंग मास्टर से कहता है कि वो सीसी को कमरे तक लेकर जा सकता है, लेकिन यंग मास्टर उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे सामने से हटाता है और वो उसे खुद ही कमरे में लेकर जाता है। फिर वो उसे कमरे में अच्छी तरीके से बैठाता है। थोड़ी देर में यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाती है। वो उसका इलाज करने जा रही होती है, लेकिन सीसी यंग मास्टर को पहले यहाँ से जाने के लिए कह देती है। वो कहती है कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक तुम जाकर खाना खा लो, क्योंकि उससे पता था कि खून की गंध उससे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है और अपना डिनर करने लगता है। डिनर के आखिर में उसे सूप दी जाती है और जैसे वो सूप को पीता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सूप के अंदर खून मिला हुआ था और ये खून सीसी का था। वो उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो धीरे धीरे उसके क्लोज आ रही थी और कैसे धीरे धीरे वो उसे पसंद कर रहा था, लेकिन उसने भी बाकी लोगों की तरह उसे धोखा दिया। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और अपने पावर का यूज करते हुए तुरंत उसके पास जाता है और उसके गले को दबाने लगता है और उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सीसी उसे पूछती है कि क्या हुआ, तब उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने धोखे से मेरे सूप में खून मिला दिया। सीसी उसे समझाती है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। बहुत ही गुस्से में होता है और उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है। सीसी भी सोच रही होती है कि उसने तो अपना खून किसी को दिया भी नहीं है। हमें पता चलता है कि ये गलतफहमी कैसे क्रिएट हुई। जब सीसी यहाँ पे पहली बार आई थी और उसके ब्लड को कलेक्ट किया गया था, ये वही ब्लड होता है। इसके बारे में ना ही सीसी को पता होता है और ना ही यंग मास्टर साहब को इसके बारे में पता होता है। बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि सीसी ने उससे वादा किया था कि वो उसे बिना खून के ही ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसके इस हरकत से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे घर से भी निकाल देता है। सीसी उसे समझाने की कोशिश अब भी कर रही होती है, लेकिन वो उसके सामने काफी सारे पैसे रख देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही आई थी, तो इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो उसे बाहर बारिश में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाती है। सीसी अभी वहीं पे बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उसका घर जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी यहाँ पे उसके घर की मेड आती है, जो कि उसे इस हालत में देखकर उसे छाती से कवर करती है। सीसी उसे यहाँ पे देखकर वो उसे कहती है कि वो इसके बारे में उसकी माँ को बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि वो घर के अंदर जाने का रास्ता कैसे न कैसे ढूंढ लेगी। ये सुनकर घर की मेड उससे कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आई थी और तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सच बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी माँ ने पैसे लेने के बाद तुम्हारे भाई का इलाज नहीं किया है, वो अभी भी घर पे ही है। ये सुनकर वो तुरंत घर पे जाती है, जहाँ पे वो अपने भाई की बुरी हालत देखती है। उसे अभी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया था और न ही उसे अच्छे से खाना खाने के लिए दिए जा रहा था। उसके भाई के पैरों में कैंसर हो गया था, जिस वजह से वो पैसों का इंतजाम कर रही थी, लेकिन न सब कुछ करने के बाद भी वो देखती है कि उसकी माँ ने एक भी पैसे उसके भाई के ऊपर खर्च नहीं किए हैं। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों का कोई भी आंसर ना करते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें सेन फैमिली द्वारा निकाल दिया गया है। फिर वो उसे तुरंत वापस से उसी फैमिली में जाने के लिए कहती है, लेकिन ये तो इस बार पूरी तरीके से मनाही कर देती है। वो कहती है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब आप पे भरोसा नहीं है कि आप मेरे भाई का इलाज कराओगी, इसीलिए मैं खुद ही उसे इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहती हुए वो अपने भाई को लेकर जाने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने के लिए यहाँ पे कई सारे लड़कों को ला देती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जैसे वो घर के अंदर जाता है वो काफी कमजोर होता है और ग्रैंडमा जब इस चीज को नोटिस करती है, वो थर्ड चाइल्ड से कहती है कि मैंने जो तुम्हें खून दिया था क्या तुमने इसके सूप में नहीं मिलाया। ये सुनकर यंग मास्टर साहब को पता चलता है कि सीसी ने कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वो ग्रैंडमा से पूछता है, तब ग्रैंडमा बताती है कि उसने ही सूप में खून को मिलाया था ताकि वो उसे ठीक कर सके। यंग मास्टर साहब उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन ग्रैंडमा भी अपनी दिल की बात बता देती है। वो कहती है कि तुम फैमिली के इकलौते वारिस हो, अगर तुम मर जाओगे तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए मुझसे जो होगा वो मैं सारी चीजें करूंगी, तुम्हें
जिंदा रखने के लिए। ग्रैंडमा की बातें सुनकर यंग मास्टर को फाइनली पता चल जाता है कि सीसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए बाहर जाता है। लेकिन बाहर सीसी तो नहीं होती है, लेकिन उसके जख्मों के ब्लड होते हैं और तभी वो अपने लोगों से पता करता है कि सीसी कहाँ पे है। उसे पता चलता है कि सीसी अपने घर चली गई है, इसलिए वो उसे लाने के लिए उसके घर पे जाता है। इधर सीसी की माँ उसे हॉस्पिटल जाने से रोक रही होती है और उसे वापस से सेंट फैमिली में जाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह इससे बहुत सारे पैसे कमा सकती है। इसलिए वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, उसे थप्पड़ मारती है और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती है, लेकिन सीसी जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर सावर्स आता है। वो काफी गुस्से में होता है, उसकी आंखें लाल होती है और ये देखकर सीसी की मॉम बुरी तरीके से डर जाती है। और जितने लड़के यहाँ पे आए होते हैं वो तो यंग मास्टर को देखकर बुरी तरीके से डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीसी की माँ अपनी जान बचाने के लिए यंग मास्टर से कहती है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिस वजह से ये लड़की तुम्हारे पास गई थी। मैंने ही इसे 200 मिलियन वॉन में तुम्हें बेचा था और देखो तुम इसके ब्लड की वजह से कितने सही सलामत हो। अगर मैंने इसके भाई की वजह से इसे नहीं धमकाया होता तो आज तुम सही सलामत नहीं होते। सीसी की मॉम की बातें सुनकर यंग मास्टर को अब ये भी क्लियर हो जाता है कि सीसी उसके लिए पैसों के लिए नहीं आई थी और न ही उससे कोई गलती हुई थी। इसलिए वो आगे बढ़ता है और सीसी की मॉम को गला घोट कर उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे परेशान करो। वो अपने पावर का यूज करने वाला होता है, लेकिन सीसी उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा मत करो। यंग मास्टर उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कहता है, तब वो मान जाती है, लेकिन वो उसकी मॉम को खत्म करना चाहता था जो कुछ भी उन्होंने किया था। लेकिन सीसी फिर से उसे रोकती है और कहती है कि वो नहीं चाहती है कि वो किसी को जान से मारे और अपने हाथ गंदे करे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि अब से तुम्हारे भाई का इलाज मैं कराऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं सीसी का भाई उसे रुकता है और अपनी बहन से कहता है कि वो यंग मास्टर के साथ ना जाए, नहीं तो वो उसका खून पी जाएगा। सीसी अपने भाई को समझाती है कि जैसा वो यंग मास्टर के बारे में सोच रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तब सीसी उसे कहती है कि उसके बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। अपने लिए किसी को इस तरीके से फिक्र करते हुए देखकर यंग मास्टर को काफी अच्छा लगता है और वो तुरंत उसके भाई का इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पे उसके भाई के इलाज को तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसे सीसी देखकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगती है। लेकिन यंग मास्टर साव के साथ होने की वजह से डॉक्टर उसका थैंक्स भी नहीं लेता है और कहता है कि ये तो उसका फर्ज है। फिर वो सीसी के जख्मों को खुद से ही ट्रीट करता है और उसके बाद वो उसे सॉरी भी बोलता है। सीसी को ये बात अच्छी लगती है और वो उसे माफ कर देती है, साथ ही उसके घर जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। तभी यंग मास्टर के पास उसका एक फ्रेंड कॉल करता है और बताता है कि आज रात कार रेसिंग होने वाली है, इसलिए वो उसे इनवाइट करना चाहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है क्योंकि आज सीसी का बर्थडे होता है, जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट से उसे पता चला था और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। लेकिन जब उसका फ्रेंड बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है तब वो सीसी से एक बार पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहती हो, तब वो हाँ कर देती है और वो भी पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देता है। कुछ समय के बाद वो सीसी के साथ पार्टी में एंटर होता है। अपने दोस्तों से मिलने के बाद वो उनके पास जाकर बैठ जाता है। सभी जब सीसी को देखते हैं तब उसे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी मंगेतर है। सीसी एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले यंग मास्टर कह देता है कि जो सोचता है वो सोच सकते हो। फिर यंग मास्टर अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेलने के लिए चला जाता है और सीसी उसे देखते हुए सोच रही होती है कि अगर ये बीमार नहीं होता तो ऐसे ही अपनी लाइफ को खुशी से एंजॉय करता। सीसी ये सोच रही होती है, तभी वहाँ पे उसकी एक क्लासमेट आ जाती है जो कि हमेशा ही उसे कॉलेज में बुली करती रहती है और उसे परेशान करती रहती है, क्योंकि सीसी गरीब है इसलिए वो नहीं चाहती है कि जिस स्कूल में वो पढ़ती है वहाँ पे कोई गरीब स्टूडेंट पढ़े। सीसी उसे यहाँ पे देखकर उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है और यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन क्लासमेट इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देती है। पहले उसे परेशान करती है, फिर वो उसके बिना मर्जी के उसके फोटोग्राफ निकालने लगती है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है जो कि उसके फोन को उसके हाथ से छीन लेता है और उसके बाद अपने पावर से उस फोन के 2 टुकड़े करके नीचे फेंक देता है। क्लासमेट को पता नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन कौन है, इसलिए वो उसके साथ भी बदतमीजी से पेश आती है। लेकिन तभी यहाँ पे क्लासमेट का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि यंग मास्टर को बखूबी जानता था, इसलिए वो यंग मास्टर से माफी मांगता है और साथ ही अपने गर्लफ्रेंड को भी माफी मांगने के लिए कहता है। वो उसे बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि जल्दी से उससे माफी मांगो। यंग मास्टर कहता है कि जिसके साथ गलती की है उससे माफी मांगो। इसके बाद उसकी क्लासमेट सीसी के सामने झुककर उसे माफी मांगने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है और ये देखकर सीसी अपनी क्लासमेट को माफ कर देती है। इसके बाद यंग मास्टर सीसी को अपने पास बुलाता है और वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड उन्हें बीच में रोकता है। यंग मास्टर उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे कुत्ते की तरह परेशान कर रहे हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें रेसिंग पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ। यंग मास्टर उसके ऊपर ज्यादा भाव नहीं देता है और वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन बॉयफ्रेंड उससे बार बार रोकता है और बताता है कि वो रैन फैमिली से है और हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा रिच है। मैं तुम्हारे साथ रेसिंग करना चाहता हूँ और इसकी एक नियम भी है, हमें अपने साथ में किसी लड़की को साथ में लेकर जाना होगा। कार को फास्ट चलाते हुए अपनी मंजिल तक जाना होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले जिसकी भी गर्ल पार्ट
पार्टनर अगर डर से चीख देती है तो वो इंसान हार जाएगा। मास्टर को इसके शर्त में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन बॉयफ्रेंड तो उसे बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश करता है और उसे उकसाने की कोशिश करने लगता है कि तुम डर गए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इस तरीके से बातें कह के वो उसे उकसाने लगता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें यंग मास्टर के ऊपर कोई भी काम नहीं करती है। लेकिन इन सारी चीजों से लोगों के बीच में अफवाह फैलने लगती है कि यंग मास्टर बीमार होने की वजह से सच में कमजोर हो गया है। और ये सारी बातें सुनकर सीसी उसके साथ कंपटीशन करने के लिए जोर देने लगती है और सीसी की बातें सुनते हुए यंग मास्टर कंपटीशन के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही समय में सब कुछ रेडी हो जाता है। सीसी यंग मास्टर के पास आती है, तब यंग मास्टर उसे कहता है कि डरना बिल्कुल भी मत। सीसी अपने आप को हिम्मत वाली दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें 5वीं मंजिल से कूदते हुए देखा है, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो बड़े ही प्यार से उसके पास आता है और सेफ्टी बेल्ट उसे लगाता है। इधर दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड जो होता है वो क्लासमेट से कहता है कि अगर तुमने चीखी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस तरीके से धमकाते हुए दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पहले यंग मास्टर कार को बहुत ही ज्यादा फास्ट चला रहा होता है, लेकिन सीसी की वजह से स्लो कर देता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए दूसरी टीम इनसे आगे निकल जाती है। सीसी यंग मास्टर को हारते हुए नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो उसे कार को फास्ट चलाने के लिए कहती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो बिल्कुल भी नहीं चीखेगी। यंग मास्टर उसकी बातों पे भरोसा करता है और फिर वो अपनी कार की रफ्तार को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा देता है और देखते ही देखते वो लोग आगे निकल जाते हैं। अब दोनों टीम साथ में कार को चला रही होती है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ जाती है, जिस वजह से दोनों ही टीममेट को नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो कैसे टेक ओवर करके आगे जाए। लेकिन यंग मास्टर सही समय पे सही टर्न लेते हुए कार को आगे कर देता है। वहीं दूसरी टीम की जो क्लासमेट होती है वो अचानक से ट्रक को आते हुए देखकर चीख देती है और दूसरी टीम हार जाती है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं पे थप्पड़ लगाने लगता है। सीसी जीतने के बाद काफी खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि यंग मास्टर अभी भी कार को रुक नहीं रहा होता है, इसलिए वो उसे पूछती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। यंग मास्टर कहता है कि मेरी जीत के लिए तुमने इतना कुछ किया, इसलिए तुम्हें कुछ देना तो बनता है। और फिर वो उसे एक ऊंची जगह पे लेकर जाता है जो कि शहर से काफी दूर होता है। पहुंचने के बाद वो उसके लिए कार का दरवाजा ओपन करता है और फिर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए अंदर जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद सीसी एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ के पूरे जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया होता है और जैसे वो आगे बढ़ती है वो देखती है कि ये तो शहर का सबसे ऊंचा इलाका है, जहाँ पे आना वो हमेशा से ही पसंद करती है। उसे तो ये जगह इतनी ज्यादा पसंद है कि जब वो स्कूल टाइम में उसे पेपर्स मिले थे अपने सपनों को लिखने के लिए, तब उसने वहाँ पे यही लिखा था कि उसे ऊंची जगह से शहर को देखना पसंद है। हालांकि वो कभी भी इस जगह पे पहुँच नहीं पाई थी, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा कीमती है और यहाँ पे लोग आसानी से आ नहीं सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यंग मास्टर से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। यंग मास्टर बताता है कि ये पूरा का पूरा इलाका उसका है। ये सुनकर वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा अमीर है। और तभी हमें पता चलता है कि यंग मास्टर जब सीसी में इंटरेस्टेड हो रहा था तब उसने उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और वहाँ से ही उसे पता चला था कि सीसी को ये जगह पसंद है। यंग मास्टर सीसी से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट कैसा लगा। ये सुनकर सीसी कहती है कि क्या तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन कैसे। वो कहता है कि इस बात का पता लगाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट उसके फैमिली के पास है। वो उसे पूछता है कि उसे बर्थडे में और क्या चाहिए। ये सुनकर वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसे बर्थडे में कुछ नहीं चाहिए। फिर वो यंग मास्टर के बर्थडे के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसे एंजॉय करेंगे। लेकिन यंग मास्टर को अपने बर्थडे को एंजॉय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो शांत हो जाता है। और ये देखकर सीसी सोचती है कि शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो अगले बर्थडे तक जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए वो अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता है। मास्टर उसे फिर से पूछता है कि बताओ तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, जो भी चाहिए जल्दी से बताओ, नहीं तो मेरा मूड बदल जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि वो चाहती है कि वो फिर से कॉलेज जाए, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम होने की वजह से वो काफी समय से कॉलेज नहीं जा रही है। यंग मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो, वैसे भी मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मुझे भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देने चाहिए। ये सुनकर सीसी सोचती है कि शायद वो उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए वो मना नहीं करती है और साथ में कॉलेज जाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद यंग मास्टर उसे वहाँ से लेकर जाता है। घर आने के बाद सीसी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कॉलेज के लिए वो कपड़े पैक कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो काफी समय बाद कॉलेज आ रही है तो वो बाकी चीजें किस तरीके से हैंडल करेगी। तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है, जो कि उसे पूछता है कि क्या तुमने सभी चीजें रख ली। वो कहती है कि थोड़ा समय और लगेगा, इसीलिए वो वहीं पे बैठकर उसका इंतजार करने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पैकिंग कर रही होती है वो थक कर वहीं पे सो जाता है। कुछ समय के बाद जब सीसी अपनी सभी चीजें कंप्लीट कर लेती है तब वो यंग मास्टर को सोते हुए देखती है। वो उसे सोते हुए देखकर उसके पास आती है और तभी उसके हाथ नीचे गिरने वाले होते हैं। वो उसे पकड़ लेती है और उसके पास बैठकर उसे देखने लगती है। कुछ ही समय के बाद यंग मास्टर की आंखें खुल जाती है। वो उसे इतना ज्यादा नजदीक देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब सीसी बता देती है कि सोते वक्त उसका हाथ नीचे गिरने वाला था और इसीलिए वो यहाँ पे है। यंग मास्टर उसे थोड़ा सा छेड़ते हुए कहता है कि तुम बार बार मेरी क्लोज आने के बहाने ढूंढती रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए वो झूठ मूठ का पुलिस के पास कॉल करने वाला होता है, लेकिन सीसी उसके फोन को रोकते हुए उसके और भी ज्यादा क्लोज चली जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि अब क्या कर रही हो, तुम तो बार बार मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर सीसी दूर हो जाती है और कसम खाती है कि वो जानबूझ
उसके क्लोज नहीं जाएगी, लेकिन इससे यंग मास्टर को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब सीसी वहाँ से बाहर आती है तब वो किसी को चीखते हुए देखती है जो कि घर में जोर जोर से शोर मचा रही होती है और नौकरानियां उन्हें शांत कर रही होती हैं। इस लेडी का नाम यून सी होता है और ये यंग मास्टर साओ की आंट होती है। सीसी जब उन्हें देखती है तब वो उन्हें देखने के लिए नीचे आती है, लेकिन नौकरानियां जब उन्हें देखती हैं तब उसके पास आती हैं और सीसी को बताती हैं कि वो वापस चली जाए। जाने वाली होती है, लेकिन तभी आंट उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम ही मारी जाओगी। सीसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। तब यून सी बताती है कि वो यंग मास्टर की आंट है और जब उन्हें ये बात पता चली थी कि यंग मास्टर किसी लड़की का यूज करके अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है, तब वो उस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पे आई है। आंट सीसी को समझाती है कि वो यहाँ से चला जाए, वो यंग मास्टर के साथ ना रहे क्योंकि वो एक राक्षस है। उसके बारे में बहुत सारी बातें बताने लगती हैं। सीसी को भी वो सारी बातें याद आने लगती है जो कुछ भी उसने यंग मास्टर के साथ बिताई थी, जिससे वो ये कंफर्म तो हो गई थी कि वो कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहने का फैसला कर रही होती है। ये देखकर आंट उसे फिर से समझाती है और कहती है कि पता है वो कितना ज्यादा अपशाप है, वो अपने फैमिली से मिला, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और उसकी फैमिली के साथ मेरे पति भी खत्म हो गए, इसलिए मैं उस लड़के से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और आज मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ। उसने अपने बर्थडे के दिन अपने फैमिली से आधे से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली अपने अपशापित होने के कारण। ये सुनकर सीसी समझ जाती है कि क्यों यंग मास्टर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता है, साथ ही वो कितना ज्यादा अकेला है। इसलिए वो आंट को समझाती है और कहती है कि जितना मैं जानती हूँ यंग मास्टर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही मेरे साथ अच्छे से रहता है। सीसी जब आंट की बात नहीं मानती है तो आंट गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सावस आता है जो कि आंट का हाथ पकड़ लेता है। आंट यंग मास्टर को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद अब बारी इस लड़की की है, इसे भी कब मारने वाले हो ये भी मुझे बता दो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आंट कहती है कि जिस दिन मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर यंग मास्टर भी यहाँ से गार्डन में चला जाता है और सीसी भी उसे रिलैक्स करने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पे वो उसका मूड ठीक करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। यंग मास्टर उसकी हरकतें देखकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अफसोस करने वाली कौन हूँ, तुम तो इतने ज्यादा हैंडसम और रिच पर्सन हो, अफसोस तो मुझे अपनी लाइफ में करनी चाहिए और वैसे भी पास्ट की बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। और वैसे भी जो लोग पर्दे के आगे से फिल्म को एंजॉय करते हैं वो पर्दे के पीछे की मेहनत को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये पूरा उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने भी पर्दे के पीछे की मेहनत को पहले देखा होगा वो मूवी की सराहना बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा करते होंगे। इसके समझाने से वो भी समझता है और शांत हो जाता है। अगले सीन में सीसी को पता चलता है कि यंग मास्टर उसके साथ रहने के लिए कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट को खरीद चुका है ताकि वो दोनों वहाँ से सही समय पे कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ाई करें। इसके बारे में सोच रही होती है कि उसे यंग मास्टर के साथ वहाँ पे एक साथ रहना चाहिए या फिर नहीं। तभी वो बाहर से यंग मास्टर की चीखें सुनती है, इसीलिए वो उसके कमरे में जाने की कोशिश करती है। दरवाजा बंद होता है लेकिन आवाज सुनकर वो दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो यंग मास्टर को बेड के पास नीचे बैठे हुए और डरे सहमे हुए देखती है। वो उसके पास आती है और उसे सामने देखते ही यंग मास्टर उसे गले से लगा लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताता है कि उसकी तबीयत अचानक से खराब हो रही है। सीसी उसकी बॉडी को देखने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चल सके कि जहर कहाँ तक फैला है, लेकिन वो अपने बॉडी को उसे दिखाना नहीं चाहता था, उससे शर्मा रही थी। लेकिन फिर भी वो शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके जहर को देखकर डर जाती है क्योंकि जहर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये देखकर यंग मास्टर उसे अपने आप से दूर करता है और बेड पे बैठने के बाद उसे कहता है कि मैं पूरी तरीके से राक्षस बन रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर चली जाओ। लेकिन सीसी तो इस बात से ज्यादा डर रही होती है कि यंग मास्टर को कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा। वो उसे पूछती है कि क्या बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें मैं कुछ ला कर दूं ताकि तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे जब भी जहर उसकी बॉडी पे बहुत ही तेजी से असर करता था तो जो घर की नौकरानियां होती थी वो उसे इस हालत में देखकर डर जाती थी और उसे राक्षस कहते हुए इससे दूर भाग जाती थी। लेकिन वहीं सीसी उसके इस खतरनाक समय में भी उसके साथ रहती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसे पसंद तो आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसे अपने आप से दूर करता है क्योंकि उसे पता होता है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तब वो उसे चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन सीसी वहाँ से जाती नहीं है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और लास्ट टाइम की तरह उसे हक करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। यंग मास्टर को भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर गले लगने की वजह से वो शांत हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर गले लगने के बाद भी उसके दर्द खत्म नहीं हो रहे होते हैं। ये देखकर सीसी उसे किस करने लगती है और जब यंग मास्टर उसे किस कर रहा होता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसके लिप्स पे कट कर देता है, जिससे खून की कुछ बूंदें निकलती हैं और वो शांत हो जाता है। लेकिन इस बिहेवियर से उसे अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। अब सीसी भी समझ गई होती है, इसलिए वो भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। कमरे से बाहर आते ही सीसी को यंग मास्टर का मैसेज मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यंग मास्टर ने किस के बदले उसे काफी सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि वो अपनी गलती को कवर करना चाहता था। लेकिन सीसी को पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो आगे बढ़ती है और तभी अचानक से उसके सामने
थर्ड चाइल्ड आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो बताता है कि आपको ग्रैंडमा बुला रही हैं इसलिए जाना होगा। ये सुनकर वो उनसे मिलने के लिए जाती है जहाँ पे ग्रैंडमा उसे 1 बिलियन का क्रेडिट कार्ड देती है। वो लेने से मना कर देती है लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है कि यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा बदमाश है, उसके साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए इस पैसे को ले लो। और इसके बाद वो उसके होठों पे लगे हुए ब्लड को पोंछने लगती है और कहती है कि जब से उसकी तबीयत खराब हुई है तब से वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता है सिवाय तुम्हारे, इसलिए तुम उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना। सीसी मान जाती है। थोड़ी ही देर में यंग मास्टर अपने कपड़े बदलकर यहाँ पे आता है कॉलेज जाने के लिए और उसे भी साथ जाने की बात करता है। तब सीसी भी रेडी होकर कुछ ही देर के अंदर घर से बाहर आती है लेकिन जब वो दरवाजा ओपन करती है कार का तब वो नहीं ओपन होता है क्योंकि उसने गुस्से में लॉक कर दिया होता है। जब काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी दरवाजा ओपन नहीं होता है और यंग मास्टर भी उसकी मदद नहीं करता है तब सीसी ऊपर से ही सीट पे बैठ जाती है और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। फिर वो तेज रफ्तार में सीधा कॉलेज जाता है और अचानक से ब्रेक लगाता है जिससे सीसी लड़ते लड़ते बचती है। वो गुस्से से यंग मास्टर से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो अपना बस फोन उसे दे देता है। फोन को देखकर सीसी को पता चल जाता है कि यंग मास्टर उससे क्यों नाराज है। दरअसल जो पैसे उसने उसे दिए थे उसने वो लेने से मना कर दिए थे, इसीलिए वो नाराज था। सीसी सब कुछ समझ आती है और फिर वो यंग मास्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे वो पैसे क्यों लूं जब ग्रैंडमा ने पहले ही मुझे 1 बिलियन दे दिए थे। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा मेरे पैसे कम थे इसीलिए तुमने मेरे पैसे वापस कर दिए। वो कहती है कि ऐसा मत सोचो, ग्रैंडमा ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं, उसे खत्म करना तो बनता है ना, तो चलो हम साथ में अच्छी जगह पे डिनर करते हैं और गुस्सा खत्म करो। इसे कहते हुए वो उसे छोटी बातों से मना लेती है और वहाँ से चली जाती है। यंग मास्टर उसकी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर सीसी आगे बढ़कर अपने पेपर्स को सबमिट कर रही होती है। तभी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती है वो यंग मास्टर को आते हुए देख लेती है और आपस में बात करने लगती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है, आखिर वो किसके पास आ रहा है। वो सीसी के पास आता है जिससे सीसी का पेपर जल्दी सबमिट हो जाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ खाना खाना है इसलिए मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए क्यू देख लेती है। ये वही लड़की होती है जिसने लास्ट टाइम सीसी के ऊपर गन शूट किया था। सीसी यंग मास्टर को एक छोटे से शॉप ले जाती है और वहाँ के स्ट्रीट फूड उसे खिलाने की कोशिश करती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि मेरी दादी ने तुम्हें 1 बिलियन दिया है और तुम मुझे यहाँ पे लेकर आई हो, अच्छा होगा कि वो पैसे मुझे तुम वापस रिटर्न कर दो। ये सुनकर वो कहती है कि शायद तुमने कभी स्ट्रीट फूड को ट्राई नहीं किया है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। एक बार जब तुम इसे खा लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिलीशियस होता है। यंग मास्टर ने कभी भी ऐसी जगह की कोई चीज ट्राई नहीं की होती है इसलिए वो उसे कहता है कि हम कोई दूसरी जगह पे चले, लेकिन सीसी मना कर देती है और पैसे दे देती है। कुछ ही समय के बाद उसकी स्ट्रीट फूड तैयार हो जाती है क्योंकि वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है। पहले तो यंग मास्टर उसे काफी देर तक घूरता है। सीसी समझाती है कि जल्दी से खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बार बार कन्विंस करने की वजह से वो थोड़ा सा ट्राई करता है और उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे अच्छी तरीके से खाना स्टार्ट कर देता है और तभी यहाँ पे क्यू आ जाती है जो कि अपने साथ कुछ महंगी खाने की चीजें लाई होती है और वो उसे यंग मास्टर को खाने के लिए दे रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये गंदा खाना खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यंग मास्टर तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करने लगता है जिससे उसकी बुरी वाली बेइज्जती हो जाती है और फिर वो सीसी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे पढ़ने पे वो सीसी को बताता है कि ये लड़की बचपन से ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है लेकिन मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा है, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो इसलिए ध्यान रखना कि वो तुम्हें बार बार परेशान करने की कोशिश करेगी, ताकि मौका मिलते ही मैं उसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने नए घर में लेकर जाता है। नए घर में आते ही सीसी ख्याल बनाने लगती है कि अब वो यंग मास्टर के साथ यहाँ पे अकेली रहेगी और जैसे वो पीछे पलटती है वो देखती है कि मास्टर तो अपने कपड़े बदल रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो धीरे धीरे घबराने लगती है और उसके कदम पीछे होने लगते हैं। यंग मास्टर भी लास्ट टाइम का बदला लेने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है और सीसी की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज जाता है और धीरे धीरे उसकी क्लोज आने लगता है, लेकिन पास से वो टॉवल उठाता है और कहता है कि मुझे शावर लेना है। सुनकर वो उसे कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो डायरेक्टली नहीं कह देना चाहिए था। ये सुनकर वो उसे कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे ऐसे ही परेशान किया था, अगर तुम चाहो तो जो तुम सोच रही थी मैं उसे भी पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो उसे अपने आप से धक्का देती है और कहती है कि जल्दी से जाओ शावर ले लो। तभी यहाँ पे क्यू आती है। उसे पता नहीं था कि यंग मास्टर अब सीसी के साथ रहने वाला है, इसीलिए वो जैसे ही सीसी को यहाँ पे देखती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पूछती है कि यंग मास्टर कहाँ पे है। वो बताती है कि वो शावर लेने गया है। पहले तो क्यू सीसी को अकेले देखते हुए उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि आखिर वो यंग मास्टर के साथ अकेले रहने के लिए कैसे आ सकती है। तो उसके फोन को ढूंढने की कोशिश करती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर सीसी ने उसे किस तरीके से फंसाया, लेकिन जब उसे फोन नहीं मिलता है वो उसे और भी ज्यादा खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। ये सारी बातें सुनकर सीसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने लगती है जिससे वो काफी गुस्सा करती है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन सीसी उसके हाथ को पकड़
लेती है और कहती है कि यंग मास्टर के साथ तुम्हारा एक छोटा सा रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही थी, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सीसी ने उसे काफी अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया होता है, लेकिन क्यूयू इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं होती है। वो उसे काफी परेशान करती है और कहती है कि बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो। सीसी इस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है और इसकी फूटी किस्मत जैसे ही ये बात ये बोलती है, यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है जो कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी क्यूयू इसे देखकर उसके पास आती है और ड्रामा कर रही होती है कि सीसी बुरी लड़की है, लेकिन वो तो इस समय इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि तो वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। फिर वो उसे कहता है कि बताओ हमारे बीच में रिश्ता क्या है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। और फिर वो उसे बहुत कुछ सुना देता है। ये सुनकर वो बुरी तरीके से डरते हुए यहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि सामने वाला पर्सन उनसे प्यार करता है। इसीलिए जब सीसी अपनी बातें क्लियर करने के लिए उसके पास आती है, तब यंग मास्टर इतना गुस्सा होता है कि उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। गुस्सा होने की वजह से वो अगला दिन भी उससे बात नहीं करता है और जब वो उसे नेक्स्ट दिन खाने के लिए पूछती है, तब वो उसे कॉलेज में छोड़ते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सीसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यंग मास्टर के गुस्से को किस तरीके से खत्म करे। वो सोच रही होती है कि वो उसे किस तरीके से मनाए। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना उसे अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाया जाए। वो ऐसा ही करती है, उसके लिए खाना बनाती है और फिर वो उसके क्लासरूम में जाती है, लेकिन क्लासरूम में कहीं भी यंग मास्टर नहीं होता है। ये देखकर वो उसके क्लासमेट से उसके बारे में पूछती है। उसका नाम सुनते ही क्लास में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आगे ही सीट पे बैठा हुआ एक पर्सन सीसी को बताता है कि उसने तो लास्ट ईयर ही कॉलेज को छोड़ दिया था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यंग मास्टर ने उस टाइम उसे कहा था कि वो भी उसके साथ कॉलेज आना चाहता है और वो हर दिन उसके साथ कॉलेज आता भी है। तो आखिर वो जाता कहाँ है? इसीलिए वो सेम लड़के से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। लड़का बताता है कि लगभग 1 साल पहले उसने किसी के साथ मारपीट किया था, जिस वजह से उस इंसान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो लगभग मरने ही वाला था, इसीलिए उसके फैमिली वालों ने उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उसने उस साल ही कॉलेज को छोड़ दिया था। ये सारी बातें सुनकर सीसी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और सोचती है जब यंग मास्टर के लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा था, तब उसकी ग्रैंडमा तो उसे कॉलेज दोबारा बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती होंगी। तो आखिर उसने ग्रैंडमा के साथ ऐसा कौन सा डील किया होगा जिस वजह से उसने यंग मास्टर के साथ साथ उसे भी कॉलेज आने की परमिशन दे दी। वो सोच ही रही होती है और क्लास से बाहर आती है। तभी उसके सामने थर्ड चाइल्ड आ जाता है। वो उसे यंग मास्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे घर पे लाने के लिए कहा था कुछ दिन के बाद, और यंग मास्टर इन सभी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सीसी के पास आए थे। सीसी कहती है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा के बारे में उसे बता दूंगी, लेकिन मुझे भी कुछ बातें जाननी है कि उसके साथ कॉलेज में क्या हुआ था। ये सुनकर ये भी सेम वही बातें बताता है कि लास्ट ईयर उसने किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिस वजह से उसे कॉलेज छोड़ना पड़ गया था। सीसी पूछती है कि अगर इतना सब कुछ हो गया था तो ग्रैंडमा ने उसे और मुझे घर से बाहर आने की इजाजत कैसे दे दी। थर्ड चाइल्ड बताता है कि क्योंकि यंग मास्टर ने ग्रैंडमा के सामने झुककर रिक्वेस्ट की थी और उनके सामने 3 घंटे तक बैठकर रिक्वेस्ट की थी कि आपको कॉलेज आने की परमिशन मिल जाए। साथ ही उन्होंने ग्रैंडमा के साथ एक डील की थी, डॉक्टर जो चाहे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसे ठीक करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर सीसी को पता चलता है कि उसने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो जब वो घर पे जाती है तो वो यंग मास्टर को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से देखकर घूर क्यों रही हो। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे। ये सुनकर उसे कहता है कि आज उसका वहाँ पे जाने का मन नहीं था। कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई पता है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि जब सच्चाई पता है तो मुझसे पूछ क्यों रही हो। सीसी कहती है कि बस मुझे सच जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि घर पे रह रह के मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए बाहर आने के लिए मैंने ये सब कर दिया। सीसी को पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है। भले ही वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसे कह देती कि हमारे बीच में सिर्फ एक सौदे का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात से यंग मास्टर काफी गुस्सा होता है, वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सीसी कहती है कि तुम एक बीमार इंसान हो और जब तक तुम बीमार रहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जब तुम ठीक हो जाओगे मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। मास्टर कहता है कि क्या सच में हमारा रिश्ता ऐसा ही है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि आज तक जो कुछ भी वो उसके साथ कर रही थी वो सिर्फ पैसों की वजह से कर रही थी। इन सारी बातों को सुनकर यंग मास्टर का दिल टूट जाता है और इसी समय सीसी कहती है कि तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे बदलने का। ये सुनकर वो चाबी लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सीसी को भी ये सब कुछ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो भी काफी बुरा फील कर रही होती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर बार में पी रहा होता है। वो काफी ज्यादा ड्रंक कर रहा होता है और तभी यहाँ पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है जो कि लोगों की बातें सुन रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके यहाँ पे आया है। तब वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा भला बोलने लगता है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन इससे तो मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टेबल से कई सारे वाइन की बोतल लेता है और उसके सर पे तोड़ देता
है। इसके बाद वो उसे काफी सारे पंच मारता है। फ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो शांत नहीं हो रहा होता है तब वो झूठ मूठ का उसका वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इसे हम सीसी को भेज देंगे, तब जाकर वो शांत होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात से सुबह हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपने घर पे नहीं पहुँचता है, इसलिए घर से सीधा कॉल सीसी के पास आता है। वो कॉल को रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि वो अभी घर पे नहीं पहुंचा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है, जहाँ पे क्यू उसे देख लेती है और वो उसका एक्सीडेंट करने के लिए अपने कार को फास्ट तरीके से चलाती है। वो उसका एक्सीडेंट लगभग करने वाली होती है लेकिन तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है जो कि अपने सिर्फ एक हाथ से कार को रोकते हुए उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सीधा क्यू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यू उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है लेकिन वो उसे माफ नहीं करता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम मुझे नापसंद करती हो। मैं उससे लाख गुना खूबसूरत हूँ, मेरा परिवार भी अमीर है, लेकिन फिर भी तुम उस लड़की के पीछे पीछे घूमते रहते हो। ये सुनकर वो उसे वार्न करता है कि आइंदा अगर तुम इसके आसपास मिली ना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सीसी नोटिस करती है कि उसका जहर बढ़ने लगा है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। घर पहुंचते ही उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे पता चलता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है, इसलिए वो उसे हवेली ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर करता है और कमरे में अपने आप को लॉक कर देता है। ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाजा बंद होता है तब वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी यंग मास्टर दरवाजे को ओपन कर देता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हो जाते हैं। वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तब वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। सीसी नोटिस करती है कि उसके हाथ पे कुछ जख्म लगे हैं। ये देखकर वो उसे पूछती है कि क्या तुमने कल रात किसी के साथ लड़ाई की थी। वो कहता है कि अच्छा, अब तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र हो रही है। ये सुनकर वो अपनी गलती स्वीकार करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम मेरे लिए एक सौदा हो। फिर वो अपनी गलती मानते हुए से कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों क्लोज आते हैं तब यहाँ पे थर्ड चाइल्ड आ जाता है, जो कि बताता है कि ग्रैंडमा दोनों से मिलना चाहती है, इसलिए उन्हें हवेली वापस लौटना होगा। हवेली पहुंचते ही सीसी से थर्ड चाइल्ड कहता है कि आपसे ग्रैंडमा मिलना चाहती है। सुनकर यंग मास्टर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सीसी समझाती है कि वो बात करके तुरंत आ जाएगी। फिर वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे ग्रैंडमा उससे काफी अपसेट होती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो काफी समय से इलाज कर रहे हैं और जिस तरीके से वो उन्हें बार बार गुस्सा दिला रही है उससे उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने पहले ही सीसी के ब्लड को लेकर कई सारे मेडिसिन बनाए हैं, लेकिन सारे के सारे मेडिसिन बेकार साबित हुए हैं। और डरने वाली बात यह है कि अब यंग मास्टर के पास 1 महीने से ज्यादा समय नहीं है। ग्रैंडमा तो इस बात से काफी अपसेट हो रही होती है। वहीं सीसी भी काफी परेशान होती है और कहती है कि क्या उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। थर्ड मास्टर कहती है कि तुम्हें उससे शादी करना होगा। अगर तुम दोनों पूर्णिमा की रात को एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हो तो शायद तुम उस जहर को खत्म कर सकती हो और इसे ठीक भी कर सकती हो। सौदे के लिए शादी करना सीसी को पसंद नहीं आ रहा होता है और तभी ग्रैंडमा उसे 10 बिलियन का चेक देती हैं और कहती हैं कि मेरे पोते को बचा लो, मेरा बस वही सहारा है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचा लो। और वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं, लेकिन सीसी पैसा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सौदे के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसकी जान बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर तो ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो जाने वाली होती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि आज ये पूर्णिमा है, महीने में तो उसे एक बार दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन वो तो उसके नॉर्मल चेहरे होते हैं। जब वो पूर्णिमा की रात को पूरी तरीके से काबू से बाहर आ जाता है वो उसका असली चेहरा होता है। उस समय उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम चाहते हैं कि तुम उसे ठीक करने के लिए उसी समय उसके साथ रहो। इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद भी सीसी कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ रहेगी और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर आने पे थर्ड चाइल्ड से उसे पता चलता है कि यंग मास्टर काफी समय पहले यहाँ से चला गया था। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पे है, तो वो बताता है कि वो महल के टावर में है, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो वो नहीं चाहता है कि उसके आसपास कोई भी रहे। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दो, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं आपके साथ किसी को भेजता हूँ, लेकिन सीसी मना कर देती है और कहती है कि उसे लोगों का अपने आसपास होना पसंद नहीं होता है, तुम मुझे बस रास्ता बता दो। वो रास्ता बता देता है और इसके बाद वो टावर में जाने लगती है। टावर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। वो कैंडल के सहारे रोशनी करते हुए अंदर जा रही होती है और यंग मास्टर को आवाज दे रही होती है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। पहले तो वो डरती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये यंग मास्टर की आवाज है वो तुरंत अंदर चली जाती है। अंदर एक बड़ा सा मजबूत पिंजरा होता है और उसके अंदर यंग मास्टर को बांध कर रखा गया होता है। वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने बंद किया था। वो उसे बहुत ही ज्यादा आवाज दे रही होती है। वो उसे की हुई नजरों से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझसे बात करो। लेकिन जैसे वो उसे बात करने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाता है वो देखती है कि वो धीरे धीरे पूरी तरीके से वैम्पायर बन रहा है। उसके चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल होती है, उसके तेज नुकीले दांत होते हैं और वो उसे देखते ही उसे खाने के लिए उस पे झपटता है, लेकिन बीच में दीवार होने की वजह से वो रुक जाता है। ये सब देखकर सीसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यंग मास्टर कहता है कि मैं जानवर के जैसा लग रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पिंजरे में बंद करके रखा गया है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सीसी कहती है कि मुझे तुम्हें अंदर बंद होते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा होगा कि तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। हाथ पे कट लगाती है, खून के कुछ कतरे बाहर निकालती है और उसे कहती है कि तुम इसे पी लो ताकि सारा जहर तुम्हारे ऊपर हावी ना हो सके। वो पीने वाला नहीं
नहीं था, लेकिन वो उसे बार बार कन्विंस करते हुए उसे पिला देती है। वो खून के कुछ कतरे पीता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और धीरे धीरे जहर कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसके ब्लड से ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल में नहीं ले सकता है। इसलिए वो उसे कहता है कि अच्छा होगा तुम मुझे जान से मार डालो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आई हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। आसपास देखने लगती है ताकि वो ताले को किसी चीज से तोड़ सके और तभी वहाँ पे उसे एक मजबूत सी मोटी लकड़ी दिखाई देती है। वो उसका यूज करती है और उस ताले पे मार मार कर उस ताले को तोड़ देती है और फिर वो पिंजरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है वो तुरंत उसे गले लगा लेती है। तब यंग मास्टर उसके गर्दन पे कट लगा देता है। ये देखकर वो काफी गुस्सा करती है और कहती है कि एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं बताती हूँ कि काटना किसे कहते हैं। और फिर वो उसे किस करने लगती है। धीरे धीरे वो उसके शर्ट के बटन को भी ओपन करने लगती है और ऐसे ही हालत में वो उसके साथ रिलेशन बनाती है। समय बीता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सीसी उसकी बाहों में सो रही होती है जब वो जगती है और यंग मास्टर जब उसके जख्मों को देखता है उसे अपने आप पे काफी गुस्सा आता है कि उसने उसके साथ कैसी हरकतें की हैं। लेकिन सीसी उसे कुछ भी नहीं कहती है, वो उसे गले से लगा लेती है। फिर यंग मास्टर उसे कहता है कि वो नेक्स्ट बर्थडे पे उसके साथ शादी करना चाहता है। ये सुनकर इसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि काफी चिंता में होती है और तभी यहाँ पे यंग मास्टर अपनी बाहों में सीसी को उठाए लेकर आता है। ग्रैंडपा अपने पोते को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो तुरंत सीसी को इस घर की नई मालकिन घोषित कर देती है और कहती है कि इसे मेरे बेटे की शादी होने वाली है, इसीलिए सभी उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करना। सभी उसके सामने झुक जाते हैं। बाद में डॉक्टर उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए जा रहा होता है और बता रहा होता है कि वो जल्दी ठीक हो जाने वाली है। लेकिन यंग मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि इतना मैं कर सकता हूँ, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सभी को कमरे से बाहर निकाल देता है और फिर वो उसके जख्मों पे मरहम लगाने लगता है और कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल भी अपने काम में अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उसे ये काम ले लिया। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है कि वो डॉक्टर होकर इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, मुझे पता है कि तुम्हें जेलसी हो रही है। इसके बाद वो उसे थोड़ी देर छेड़ती है और फिर वो उसके कॉलेज इंसिडेंट के बारे में उसे पूछती है। यंग मास्टर उसे बताता है कि पूर्णिमा के दिन उसका बर्थडे था और वो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी सामने से कुछ लड़के आते हैं और वो उसे उकसाने की कोशिश करते हैं। उसकी बीमारी के बारे में मजाक उड़ाते हैं, साथ ही उसके फैमिली के बारे में मजाक उड़ाते हैं, जो कि वो ये बात सहन नहीं कर पाता है और वो उस लड़के को बुरी तरीके से पीट देता है। सीसी उसे समझाती है और सांत्वना देते हुए उसे कहती है कि अब तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी घर का नौकर सीसी को बताता है कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई है। उसकी माँ उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यंग मास्टर उसे बीच में ही रोक देता है। फिर सीसी की माँ को सीसी से बात करना होता है, इसलिए यंग मास्टर दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। पहले तो उसकी माँ उसकी काफी झूठी फिक्र जताती है। उसके हाल चाल को पूछने के बाद इनडायरेक्टली उससे पैसे मांगने की कोशिश करती है और उसके ऊपर अपना हक जताने लगती है कि उन्होंने हमेशा ही उसका ध्यान रखा है, उसी की वजह से वो इस फैमिली में आई है और इतनी ज्यादा अमीर बन गई है और अब तो इस फैमिली में उसकी शादी भी होने वाली है, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देना तो बनता ही ना। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है, बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। फिर उसकी माँ भी बिना सोचे समझे $1 अरब की डिमांड कर देती है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि माना कि मैं इतने रिच फैमिली में रहती हूँ लेकिन मैं आपको इतने पैसे नहीं देने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो, अनाथ थी, तुम्हें मैंने गोद लिया, तुम मेरी कोई अपनी बेटी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान भी ले लूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस यंग मास्टर की वजह से तुम इतना ज्यादा उछल रही हो ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, उसे कोई भी किसी तरीके से ठीक नहीं कर सकता है। इस तरीके से वो उसे बुरी तरीके से डरा देती है, जिससे सीसी को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने नौकरों को बुलाती है और अपनी माँ को कैद में करने के लिए कह देती है। उन्हें उसे यंग मास्टर की फिक्र होने लगती है, तब वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसकी जांच कराती है। लेकिन डॉक्टर जांच करने की बात बताते हैं कि इनकी हालत तो नॉर्मल है। दरअसल सौतेली माँ ने सीसी से बदला लेने के लिए यंग मास्टर की बीमारी के बारे में झूठ बोला होता है ताकि वो उसे पैसे दे दे, लेकिन सीसी तो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी थी। उसकी परेशानी को देखकर ग्रैंडमा तुरंत मास्टर वेई को बुलाती है, लेकिन नौकरों से पता चलता है कि वो घर पे नहीं है। तब वो थर्ड चाइल्ड को बुलाती है, लेकिन नौकरों से पता चलता है कि वो भी नहीं है। ये सुनकर यंग मास्टर अपनी आंट का पता लगाने के लिए कहता है, तब नौकर बताते हैं कि वो भी अपने घर पे नहीं है। ये सुनकर तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों मिलकर इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ग्रैंडमा थोड़ी सी अपसेट होने लगती है। लेकिन यंग मास्टर उन्हें संभालते हुए उनके कमरे तक उन्हें पहुंचाने के लिए भेज देता है। बाद में सीसी भी परेशान रहना स्टार्ट कर देती है, लेकिन यंग मास्टर उसे रिलैक्स फील कराने के लिए उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पे जाना पसंद करती है। तब वो कुछ प्लेसेस बता देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो यंग मास्टर के साथ आखिरी बार समय बिता रही है। फिर वो दोनों अच्छी तरीके से रेडी होते हैं और घूमने के लिए ऊंची जगह पे जाते हैं, जहाँ पे दोनों अच्छा समय बिताते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी देर तक रहते हैं। लेकिन सीसी अब भी यंग मास्टर को देखकर इमोशनल हो रही होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि उसे किसी भी चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो जब तक घूम के घर पे आता है तब उसके बॉडीगार्ड्स उसके आंट को पकड़कर उसके घर पे बांध कर रखे होते हैं। आंट और सीसी दोनों ही पूछते हैं कि वो ऐसा
ऐसा क्यों कर रहा है। तब यंग मास्टर बताता है कि वो काफी समय से इस बात को नोटिस कर रहा है कि आंट और मास्टर वेई एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिता रहे हैं और एक दूसरे से काफी समय तक फोन पे बातें भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो पहले एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। साथ में वो कुछ सबूत भी दिखाता है जिससे ये बात क्लियर हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी समय से मिल रहे हैं। ये सुनकर आंट भी पहले एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। मास्टर कहता है कि यही तो सबसे बड़ी बात है, जो लोग पहले एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे वो एक दूसरे से इतने घंटों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कुछ तो प्लान आपके बीच में बन ही रहा होगा ना। ये सुनकर आंट कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रही हूँ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूँ। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं? मास्टर कहता है कि आपको हमेशा से ही मेरे ऊपर शक था कि मेरी वजह से आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हुई, लेकिन मेरा कोई भी हाथ नहीं था। सारी की सारी गलती आपकी खुद की थी। आपको याद है जब आपकी शादी हमारे फैमिली में होने वाली थी तब आपने क्या किया था? आंट याद करती है और हमें पता चलता है कि आंट की जब शादी इस फैमिली में होने वाली थी तब उन्होंने अपनी कंपनी के कई सारे लोगों को रोड पे ला दिया होता है उनके पैसे ना देकर। कर्मचारी इनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए इनसे पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देती हैं और उनके सामने अपनी अमीरी की रूप दिखा रही होती हैं कि इस पूरी कंपनी को हथियाने के बाद वो सैन फैमिली में जाएंगी और वहाँ के भी सारे पैसे ले लेंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे उन्होंने सैन फैमिली में शादी की, कुछ समय शादी के बाद उन्हीं वर्कर्स ने उन्हें खत्म करने के लिए प्लान बनाया एक ही साथ पूरी सैन फैमिली को खत्म करने का। लेकिन कुछ लोग बच गए और आंट ने पूरा का पूरा इल्जाम यंग मास्टर के ऊपर ही डाल दिया। यंग मास्टर आंट को बताता है कि आपके पति और मेरे माँ बाप की डेथ मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी गलती की वजह से हुई थी। अब आंट को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसीलिए वो सबसे माफी मांगती हैं। साथ ही वो सीसी के बारे में कुछ बातें बताती हैं। सीसी से कहती हैं कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, मैंने अनाथालय में तुम्हें देखा था जब काम के सिलसिले में मैं वहाँ पे गई थी और इसीलिए तुम्हारी शादी यंग मास्टर से हो रही थी और तो वो तुम्हारे पास आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये सारी मेरी ही गलती थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। उनके साथ सभी गलतफहमियां दूर करने के बाद सीसी अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि कॉल आया था कि उसका भाई काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो रहा है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो अपने भाई को अच्छी हालत में देखकर काफी खुश होती है। फिर इसके बाद यंग मास्टर सीसी को अपने मॉम डैड के कब्र पे लेकर जाता है, जहाँ पे ये दोनों कुछ समय तक टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो वापस से घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद इनके लाइफ में सभी चीजें बेस्ट हो गई थी, इसीलिए वो आज रात एक दूसरे के साथ बिताने का प्लान बना रहे होते हैं और इसके लिए सीसी मार्केट चली जाती है कुछ चीजें खरीदने के लिए। फिर जब वो वापस आ रही होती है तभी एक लड़की अपने कंपनी के जूस को ट्राई करने के लिए सीसी को देती है। पहले तो सीसी मना कर देती है, लेकिन बार बार कन्विंस करने की वजह से वो उस ड्रिंक को पी लेती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। तुरंत यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं जो कि उसे अपने साथ किडनैप करते हुए लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि घर पर उसका इंतजार कर रहा होता है। तेज बारिश हो रही होती है और वो सोचता है कि वो छाता लेकर नहीं गई है, इसलिए वो उसके पास कॉल करता है, लेकिन जब वो बार बार कॉल करने के बाद भी कॉल को रिसीव नहीं करती है तब वो बुरी तरीके से डर जाता है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जिसे थर्ड चाइल्ड ने किडनैप कर लिया होता है और यहीं पे मास्टर वेई भी होती है। इन दोनों ने सीसी को किडनैप किया होता है और दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करते हुए थोड़ी देर के अंदर सीसी का पता लगा लेता है और उसे ढूंढने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे बाहर काफी सारे बॉडीगार्ड मिलते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें शूट कर देता है। आवाज सुनकर ये लोग अंदर सतर्क हो जाते हैं और जो काम ये करना चाहते थे वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। वो तुरंत सीसी की बॉडी से काफी सारा ब्लड निकालना स्टार्ट कर देते हैं। असल में जो थर्ड चाइल्ड होता है और मास्टर वेई होती है, ये दोनों भाई बहन होते हैं और इनका प्लान था पूरी दुनिया पे राज करना, जिसके लिए उन्होंने यंग मास्टर को चूज किया। उन्होंने उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जहर डाल दिए थे जिससे वो धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगा था। वो उसे पूरी तरीके से वैम्पायर बनाकर अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे ताकि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। और वो यंग मास्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल ब्लड की तलाश में थे और जैसे उन्हें सीसी मिली उनका प्लान अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिस वजह से इनका प्लान खराब होने लगा, क्योंकि सीसी की वजह से यंग मास्टर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और ये इनके प्लान को खराब कर सकता था। वेल थोड़ी ही देर के अंदर यंग मास्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसे बॉडीगार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं और सही समय देखते ही सीसी भी अपने सारे ब्लड अपने पास खींच लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका ब्लड यंग मास्टर के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना ज्यादा फायदेमंद भी है। लेकिन जैसे ही सीसी का ध्यान हटता है, थर्ड चाइल्ड उसके पास आ जाता है और गर्दन पे चाकू रख देता है, जिस वजह से वो यंग मास्टर को भी कंट्रोल करने लगते हैं। वो उसे मारते भी हैं और सीसी को उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती है, इसलिए जैसे ही अब इनका ध्यान भटकता है वो तुरंत थर्ड चाइल्ड के हाथों से चाकू ले लेती है और मास्टर वेई की गर्दन पे रख देती है। फिर भी मास्टर वेई डरती नहीं है। वो कहती है कि मैं अपने काम के आखिरी रास्ते पे आ चुकी हूँ और मैं इस चाकू से अब डरने वाली नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि अपना काम स्टार्ट कर दो। वो तुरंत एक छोटी सी संदूक लाता है जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही होती है और वो यंग मास्टर के पास रख देता है, जिससे यंग मास्टर को तकलीफ होने लगती है और फिर वो अपने पावर का यूज करता है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आती हैं।
ग्रैंडमा को देखने के बाद भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और जो थर्ड चाइल्ड होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए मंत्र का उजागर करता है और यंग मास्टर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर उसके कंट्रोल में नहीं होता है। वो अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और मारते हुए खड़े हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं कि वो फिर उनके कंट्रोल से बाहर कैसे आया। तभी यहाँ पे काफी सारे बॉडीगार्ड आते हैं जो कि चारों तरफ से इन सभी को घेर लेते हैं, क्योंकि वो सीसी के प्यार से अपने सभी गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख गया होता है और थोड़ी देर के अंदर ये सभी लोग कैद में आ जाते हैं। इसके बाद सभी को बारी बारी से जेल भेज दिया जाता है। आखिर में ये दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसके बाद यंग मास्टर सीसी को अपने साथ वापस से उसी ऊंची जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है और आगे लेकर जाता है और फिर वो उसकी पट्टी को खोलता है। सीसी जब इस बार यहाँ का नजारा देखती है तब उसे इस बार का नजारा पहले से काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि यंग मास्टर ने उसके लिए अब यहाँ पे एक छोटी सी नदी भी बनाई होती है जो कि सीसी को काफी ज्यादा पसंद आती है और यहीं पे यंग मास्टर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और सीसी भी मान जाती है और इसी प्यारे से सीन पे इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो कहानी की एंडिंग आपको कैसी लगी? कहानी का एंड आपकी अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो। और हाँ, वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।